लेक्चर है वो है पेपर 4 का चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। फर्स्ट पेपर 4 के फर्स्ट सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 है। पहले सेक्शन में वी डिस्कस्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ठीक है, तमाम हमने डेटा टाइप्स डिस्कस कर ली। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड बिग ओ नोटेशन। आज हमारा उसका, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे पेपर 4 में मेनली 19th सेक्शन एंड 20th सेक्शन है। जो 19th सेक्शन है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, ये सेकंड चैप्टर है उसका, एंड इट्स अ स्मॉल सेक्शन चैप्टर है ये। चैप्टर भी नहीं बोले इसको, बोले टॉपिक, इतना छोटा है कि एक टॉपिक है इनफैक्ट, ठीक है। तो रिकर्जन किसको बोलते हैं? रिकर्जन एक ऐसा फंक्शन है जो अपनी ही टर्म्स में जो ना डिफाइन होता है। रिकर्जन एक ऐसा वर्ड है जो कहाँ से निकला है? रीअकर से निकला है। जो रीअकर से निकला है ये वर्ड, जिसको कहते हैं रिकर्जन बोलते हैं। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को रिकर्जन बोला जाता है। जब एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो कि वो अपने आप की बॉडी के अंदर खुद को दोबारा से क्या करे? कॉल करे। A function which calls itself in its own body, it's recursively being called. Reoccurrence हो रही है बार बार उस फंक्शन की, again and again that function is being called। जब उस फंक्शन को फिर आप बुला रहे होते हैं अपनी ही बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी डेफिनेशन के अंदर फिर से डिफाइन हो रहा है। तो ये कब तक किस्सा चलता जाएगा? ऐसा तो फिर बोले तो इनफाइनाइट कॉल्स इसकी तरफ जनरेट होती है। लेकिन हम जो कॉल्स जनरेट करते हैं, ये कॉल्स ऐसी जनरेट करते हैं कि वो न्यू कॉल जो सी होती है वो टूवर्ड्स एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रही होती है जो उसकी कॉल को, या उसके कह लें कि रीअकरेंस को शॉर्ट करे जा रहा होता है। और वो शॉर्ट करते 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 एक ऐसे पॉइंट तक उसको लेके जाता है जहां पे उसका बेस केस अचीव हो जाता है। अब बेस केस क्या होता है? जहां तक ये रिकर्जन जाती है और वापस वहां से उस तक आती जिसने इनिशियली इसको कॉल किया था, तो स्टार्ट गेम कहां से होती है? जिसने बुलाया था वो दोबारा अपने आप को बुलाता है, लेकिन विद अ डिफरेंट वैल्यू। फिर ये जब अपने आप को सॉल्व कर रही है, दोबारा फिर से अपने फंक्शन को बुलाता है विद अ सर्टेन डिफरेंट वैल्यू, एंड दैट डिफरेंट वैल्यू इज गोइंग टुवर्ड्स द बेस केस। बेस केस वो वाला होता है जहां पे आप उसकी कॉल को रोक देते हैं। जब उसको कॉल को रोक देते हैं तो सिंस इट्स अ फंक्शन, इट रिटर्न्स बैक अ वैल्यू। अब जब फर्स्ट फंक्शन ने कॉल किया था तो रादर देन गिविंग बैक अ वैल्यू, इट कॉल्ड अगेन इटसेल्फ। उसने दोबारा से वैल्यू वापस देने से बेहतर समझा कि मैं दोबारा किसी और को बुला, अपने आप को फिर से बुला लूं। हर दफा एक न्यू वैल्यू को बुलाई गई, वापस रिटर्न किया ही कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि हर एक फंक्शन जिसने कॉल किया था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी, हुई नहीं, तो इसका मतलब वो स्टैक डेवलप होती गई उसकी। तो जैसे ही बेस केस आया, बेस केस उस केस को बोलते हैं जो आगे अपने आप को कॉल नहीं करता। तो लॉजिक के मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि कहां पे आपने आगे फंक्शन को कॉल नहीं करना। जब वो कॉल नहीं करना तो उसका मतलब दैट विल बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिटर्न विल टेक प्लेस। तो वहां से वो वैल्यू अपने पुराने वाले को रिटर्न करेगा, वो उसको यूज करके कोई नया आंसर बनाएगा, वो फिर पीछे वाले को रिटर्न करेगा, फिर करते 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 जो पहला फंक्शन था उसके पास वो वैल्यू मिल जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं कि ये स्टैक में इंप्लीमेंट होती है ये, कि पहले एक वैल्यू आई, उसने किसी और को कॉल किया, 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 और ये कॉल्स जनरेट होते होते एक ऐसे बेस केस पर पहुंची। ये कह रहे हैं कि हम स्टैक क्या पाइलिंग होती जा रही है, पुश होता जा रहा है, वाइंडिंग होती जा रही है। जैसे ही बेस केस अचीव हुआ तो अब ये क्या होता जा रहा है? पॉप होती जा रही है। जो सबसे आखिर में फंक्शन पुश हुआ था वो सबसे पहले पॉप हो जाएगा, या वो सबसे पहले अनवाइंड हो जाएगा। वाइंडिंग में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, स्टैक वाला कॉन्सेप्ट। वाइंडिंग में भी किसका कॉन्सेप्ट होता है? स्टैक वाला। जब आप एक धागा लेके एक पेन के अक्रॉस घुमाते रहेंगे, जो सबसे अंदर वाला धागा है वो सबसे आखिर में खुलेगा, जो सबसे ऊपर वाला जो नॉट है आपकी वो सबसे पहले अनवाइंड होगी। ऐसा ही है कि नहीं? तो ये वो फर्स्ट कम लास्ट सर्व वाली बात है, ये लास्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। तो जब रिकर्जन की बात की जाती है तो मेमोरी में इंप्लीमेंटेशन एज अ स्टैक होती है। इसकी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जब हम रिकर्जन को लिखते हैं, रिकर्जन एक ऐसा फंक्शन है, इट्स अ प्रोसेस यूजिंग अ फंक्शन और प्रोसीजर। Recursion is a process using a function भी यूज कर सकता है इस प्रोसेस को, और कौन यूज कर सकता है? प्रोसीजर भी यूज कर सकता है।
a function or procedure that is defined in terms of itself and calls itself, defined in terms of itself and calls itself, ये खुद को कॉल भी करता है। दो केसेस होते हैं इसके अंदर, जब ये खुद को कॉल करेगा तो एक नई दुनिया खोल देगा, क्योंकि इसको खुद कॉल आई थी, इसने बजाय उसको प्रोसेस करने के खुद को फिर से कॉल कर लिया, यानी कि नया कटा खोल लिया अपने लिए। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि ये थोड़ा सा डिसेंसी लेके आ जाता है प्रोग्राम के अंदर। डिसेंसी किस तरह से कोड को रिड्यूस कर लेता है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कोड डेवलप करता है, बट मेमोरी के ऊपर थोड़ी बर्डन ज्यादा डाल देता है। ये समझ आ रही बात है कि नहीं? विदाउट सॉल्विंग मेमोरी पे स्टैक, जब बहुत बड़ी आप रिकर्जन बहुत बड़े डेटा सेट के साथ करेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं फिर, ठीक है। तो दो केसेस होते हैं इसके अंदर, एक केस होता है इसका बेस केस और एक केस होता है इसका जनरल केस, ठीक है। दो केसेस रिकर्जन में डिस्कस किए जाते हैं, एक डिस्कस किया जाता है बेस केस और एक डिस्कस किया जाता है। चलें एक काम करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। मिसाल के तौर पे इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ 5 फैक्टोरियल, दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। और ये जो 4 फैक्टोरियल है ये किसके बराबर होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। लाइक इस सिंबल ने खुद के साथ एक छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और फिर खुद को ही कॉल कर लिया। ये जो सी चीज है ये है फंक्शन। ये क्या है? इट्स अ फंक्शन, ठीक है। खुद को बुलाया इसने with a little value, with a smaller value than the previous one, खुद को बुलाया। फिर जो ये 3 था इसने फिर क्या किया? 3 फैक्टोरियल किसके बराबर है? इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। वैल्यूज नोट करें छोटी होती जा रही हैं, लाइक इसका मतलब ये है दे आर गोइंग टुवर्ड्स द बेस केस, जहां से ये अनवाइंडिंग होगी, ठीक है। फिर ये क्या करता है? ये यहां से सॉल्व किया जाता है इसको, तो इट बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। फिर ये यहां से फिर से मल्टीप्लाई होता है, इट इज 1 फैक्टोरियल। होता किसकी इक्वल है? 1 के इक्वल होता है। इनफैक्ट 0 फैक्टोरियल तक बात जाती है और वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको 1 फैक्टोरियल, क्योंकि बात तो एक ही है, 0 फैक्टोरियल इज आल्सो 1, 1 फैक्टोरियल इज आल्सो 1। डोंट गो टिल 0, जस्ट स्टॉप इट टिल 1। स्टैक का एक वो आपका स्लॉट बच जाएगा, ठीक है। स्टैक का एक स्लॉट बच जाएगा, तो ये 1 के इक्वल होता है। दिस इज 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 कह दिया। ये जो सा केस है ना, ये वाला, इसको कहेंगे आप, इसको बोलेंगे आप बेस केस बोलेंगे। कौन सा केस हो जाएगा? बेस केस। यानी अभी हमने कहा था भाई मुझे 5 फैक्टोरियल का आंसर चाहिए, उसने मुझे 5 फैक्टोरियल का आंसर नहीं दिया, किसका दिया? 1 फैक्टोरियल का आंसर दे दिया। उसने हर दफा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल किया और यहां से किसको बुला लिया? दोबारा 4 फैक्टोरियल को बुला लिया। 4 फैक्टोरियल ने अपने आप को जब सॉल्व करने की कोशिश की तो इसने 3 फैक्टोरियल को बुला लिया। फिर 3 फैक्टोरियल ने 2 फैक्टोरियल को बुला लिया, फिर 2 ने किसी और को बुला लिया, उसने किसी और को बुला लिया, उसने किसी और को बुला लिया। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे रुक गई कहानी। जब कहानी रुकी वहां से लगेगा रिवर्स गियर, ठीक है। यानी कि ये वाला जो सा प्रोसेस था, ये वाला प्रोसेस था किसका? वाइंडिंग का। समझ आ रही है? वाइंडिंग बोले या बोले स्टैक के अंदर पुश का प्रोसेस चल रहा है, स्टैक के अंदर पुश का प्रोसेस चल रहा है। यहां से जो ये, अच्छा यहां से जो ये वापसी का जो गियर मारेगा, यहां से जो ये वापसी का गियर मारेगा, इट इज नोन एज अनवाइंडिंग। अब स्टैक क्या कर रही है? अनवाइंड कर रही है अपने आप को, या स्टैक के अंदर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? पॉप का प्रोसेस बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा, इसको हम लोग बोलते हैं बेस केस, जहां पे स्टैक आके क्या कर जाती है? रुक जाती है। और अदरवाइज जो सा है, जो जितना वाइंडिंग वाला केस था, इसको कहा जाता है
जनरल केस। वाइंडिंग वाला केस है सारा जनरल केस है, और बेस केस उसको बोलते हैं जहां पे कहानी आके क्या कर जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो वाइंडिंग किसको बोलेंगे? When a function calls itself, function or procedure calls itself until the base case is reached. ठीक है, वाइंडिंग किसको बोलते हैं? When function या procedure calls itself until base case is reached. ठीक है जी। और अनवाइंडिंग किसको बोलेंगे? When base case is achieved and it when base case when the function finds the base case and the function returns the values back to the previous calls. Unwinding में क्या होता है? After base case it returns the values back to the function calls. After base case, when the function return values to the function calls. ठीक है जी। जनरल लेआउट इसका अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जनरल लेआउट इसका क्या होगा? नहीं, ये एक रूटीन लिखी हुई है हमने, सब रूटीन नाम क्या रख लिया हम लोगों ने? फैक्टोरियल रख लिया। सब रूटीन नाम क्या रख लिया? फैक्टोरियल। यहां पे फिर से क्या लिख लिया हम लोगों ने? फैक्टोरियल को फिर से कॉल कर दिया। समझ आई? इसके बाद जो भी स्टेप्स थे वो चल रहे हैं। फैक्टोरियल ने अपनी बॉडी के अंदर किसको कॉल कर लिया? फैक्टोरियल को कॉल कर लिया। समझ आई मेरी बात कि नहीं? और ये तब तक करता रहेगा जब तक ये खत्म ना हो जाए, बेस केस ना हो जाए। तो फंक्शन की ही अपनी ही बॉडी के अंदर एक जगह में आपने बेस केस लाजमी लिखना है। समझ आ रही है? बेशक इफ की कंडीशन के साथ लिखें कि इफ वो वैल्यू रिड्यूस होकर उस पॉइंट पर आए तो वहां से वो रिटर्न करें, अदरवाइज अपने को ही कॉल करें। ठीक है बात के नहीं? इस तरह से होगा। यहां तक बात समझ आ रही है? यहां पे क्या हो जाएगी? कॉल जनरेट हो जाएगी फैक्टोरियल के लिए। कॉल जनरेट हो जाएगी किसके लिए? फैक्टोरियल के लिए। ठीक होगी बात? यहां तक बात समझ आ गई? यानी कि अगर देखा जाए, इफ यू आर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ एक्स, एक्स क्या करेगा? ये करेगा x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1। यानी कि अगर आपको मैं ये बात कहता हूं मुझे फैक्टोरियल ऑफ x बताएं, तो आप करेंगे x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1 आप कर देंगे। और जब आप इसकी तरफ आएंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x minus 1 multiply by factorial of x minus 1 minus 1 which will become minus 2। ठीक है, तो करता रहेगा तब तक जब तक x minus x ना आ जाए। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया ये? तो ये इस तरह से होगा। या बेशक आप चाहते हैं तो इसको आप उधर तक भी ले जा सकते हैं, 0 फैक्टोरियल तक भी ले जा सकते हैं, इट्स अप टू यू, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरल एक बात कर लेते हैं, मैं फैक्टोरियल के केस में इवन आगे भी ले जा सकते हैं इसको। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल करके ना मैं इसको आसान कर देता हूं। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल, और इसको हम कह देते हैं कि जी 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1,
ये जरा आपके लिए एक्सप्रेशन बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बेस केस, ठीक है। तो खैर, तो हम जनरली ये बात कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 जो सा था, ये कौन सा केस था, ये बेस केस था। उसके अलावा जितनी बातें थी वो सारा क्या था, इट वाज द जनरल केस, ठीक है। तो जनरल केस क्या था, अगर n फैक्टोरियल है तो इट इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कौन सा केस है आपका, ये है आपका जनरल केस है। क्या है ये, जनरल केस है। क्योंकि चलता किस तरह से है, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल फिर क्या होगा, क्या होगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसा ही है कि नहीं, बताए मुझे। ये इधर आ गया और ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर क्या होगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। बात समझ आई। और ये चलते 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 एक ऐसा स्टेप आएगा जब ये क्या हो जाएगा, n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। n माइनस n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल के। 0 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 के बराबर होगा। समझ आ रही है बात है कि नहीं। ये किस केस तक अचीव हो जाएंगे, एक पॉइंट के बाद बेस केस के पास अचीव हो जाएंगे। फिर यहां से क्या होगा, रिवर्स गियर लगेगा। समझ आ रही है कि नहीं, फिर यहां से रिवर्स गियर लगेगा। तो ये आएगा आपका बेस केस आ जाएगा यहां पे, ठीक है। ये बात की नहीं, इस तरह से। तो बेस केस क्या करता है, बेस केस गिव्स रिजल्ट्स विदाउट इन्वॉल्विंग जनरल केस। बेस केस क्या कर सकता है, लिख ले बेस केस का, लिख ले। बेस केस गिव्स रिजल्ट्स, गिव्स रिजल्ट विदाउट इन्वॉल्विंग जनरल केस, gives result without involving general case। जनरल केस क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स इटसेल्फ फॉर एवरी नेक्स्ट कॉल। जनरल केस का लिखें, इट इन्वॉल्व्स इटसेल्फ फॉर एवरी नेक्स्ट कॉल it involves itself for every next call and gets closer to the base case on every call। हर कॉल पर क्या होता है, ये बेस केस के ज्यादा करीब से करीब तर होता जाता है, ठीक है। कुछ सीरीज इस तरह की होती है जिसका बेस केस एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक जाता है और वहां से फिर आप रिवर्स गियर मारते हैं, मतलब वो प्लस हो रही होती है बात। फैक्टोरियल में माइनस हो रही है, कुछ केसेस में वो प्लस भी होती है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है। एक फैक्टोरियल का केस भी हो सकता है, एक फिबोनाची सीरीज का भी हो सकता है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि वो बैलेंस्ड सीरीज होती है, जिसके लेफ्ट और राइट की तरफ एक ही तरह के सेम वैल्यूज होती हैं, जिसके लेफ्ट और राइट की तरफ एक ही तरह की बैलेंस्ड वैल्यूज होती हैं। वो मल्टीप्लिकेशन के जुमरे में भी जा सकती हैं और वो एडिशन के जुमरे में भी आ सकती हैं। इस तरह यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ तो ये 4, 3, 2 एंड 1 ये उसका बेस केस हो जाएगा। और यहाँ से भी ये किधर जाती है, 3, 2 एंड 1 यहाँ पे भी आती है। ये है आपकी फिबोनाची सीरीज होती है ये, ठीक है। इस तरह सीक्वेंस एंड सीरीज के और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके इस रिकर्जन के टॉपिक्स में कवर हो सकते हैं, ठीक है। एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं जो इसमें कवर हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एरिथमेटिक सीक्वेंसेस हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह हो गए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है,
अब उस फॉर्मूला की तरफ ना जाएं जो आपने फॉर्मूला शॉर्टकट के तौर पे ये सीखा हुआ है, 1 + r/100 ये ना देखें आप। ये तो शॉर्टकट बच्चों को सिखाया गया था ना। एक और तरीका भी था, रिकर्सिवली फंक्शन खुद को कॉल करता था। जैसे नहीं होता वो I = PRT/100, हर साल का इंटरेस्ट निकालो। याद आ रहा है कंपाउंड में क्या होता है, 3 साल के लिए पैसे लिए हुए हैं ना, तो उस प्रिंसिपल अमाउंट का T1 रख लो, T क्या रख लो, 1 रख लो, 1 साल की इंटरेस्ट निकाल लो, तो अगले साल की अमाउंट क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा। सही है, 1 साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, 1 साल बाद इतने पैसे हो जाएंगे। ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। सही है, P × R × अगेन 1 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर पे क्या हो जाएगा, A = सेकेंड ईयर का P प्लस I। समझ आई, ये मिलके क्या बन जाएंगे, सेकेंड ईयर की अमाउंट बन जाएगी। अब ये अमाउंट फिर अगली दफा जाके क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। फिर रेट वही अप्लाई होगा, फिर तीसरे साल के लिए 1/100 ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑफ तीसरे साल का। इसी तरह से फिर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या होगी, प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए प्लस इंटरेस्ट तीसरे साल। वही अमाउंट बार बार क्या होती जा रही है, उसी नेक्स्ट अमाउंट के ऊपर न्यू जो सी है आप इंटरेस्ट निकाले जा रहे हैं। समझ आ रही है बात। जिस तरह आपने $100 आपने लिए थे पहले, रेट क्या दिया था, 10% पर ईयर फॉर 3 इयर्स। तो इसका सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ये क्या होगी आपकी इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट हो गई। तो आप इसके ऊपर पहले साल का करेंगे × 1/100, आंसर आएगा 10। ठीक है, ये आ गया 10 क्या चीज भला, ये आ गया इंटरेस्ट आ गया। अब क्या होगा, अब प्रिंसिपल क्या हो गया, 110 हो गया। समझ आई। अब 110 को इस्तेमाल करेंगे, 110 × 10 × 1/100 हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल, पहले इसको इस्तेमाल किया था, अब इसको इस्तेमाल करेंगे। यहां से आ जाएगा $11। ठीक है, यहां से आ जाएगा $11 जो कि क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, $121 हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 121 × 10/100, यहां से आ जाएगा $12.1। अब इसको ये आ जाएगा क्या, 3 दफा हो गया तो ये आ जाएगा बेस केस हो जाएगा। ठीक है, समझ आई। हर दफा फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल कर रहा है, यानी कि सेम प्रोसीजर, सेम चीज अपने आप को कर रही है बट विद अ डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, समझ आई। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लग सकता है ये तो हमने शॉर्टकट निकाला था ना, आपके ऑर्डिनरी ओ लेवल के अंदर आपने ये शॉर्टकट निकाला कि चलो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकालो। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। प्लस फॉर ग्रोथ है, माइनस फॉर एक्सपोनेंशियल डिके है ये। ठीक है, प्लस फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और माइनस फॉर एक्सपोनेंशियल डिके। डिके कौन सा है, मिसाल के तौर पे एक पॉन्ड में फॉर एग्जांपल कुछ मछलियां हैं, 1 लाख मछलियां हैं, एवरी नेक्स्ट ईयर वो 10% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ द फिश वर इन द पॉन्ड डाइज, 10% मर जाती हैं और एवरी नेक्स्ट ईयर ऑफ व्हाट द अमाउंट ऑफ फिश इज प्रेजेंट इन द पॉन्ड। समझ आ रही है कि नहीं। अगर 1 लाख मछली है तो अगले साल वो 10% कम होके कितना 90,000 रह जाएगी, उसके अगले साल 10% कम होके 9,000, अब वो बीच में से कम होंगे तो अब कितना रह जाएंगी 81,000 रह जाएंगी। अब उसमें से 8,100 मछलियां मजीद मर जाएंगी, वो उसमें से माइनस करें तो आता रहेगा। फिर हर दफा 10% होंगी लेकिन 10,000 मछलियां नहीं होंगी। व्हाट इट वाज प्रेजेंट इन द पॉन्ड उसका 10%। ठीक है, सैलरी इंक्रीज होती है ना, तो सैलरी भी इसी तरह से इंक्रीज होती है। मिसाल के तौर पे अभी अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो अगले साल व्हाट सैलरी इज बीइंग करंटली टेकन बाय द एम्प्लॉय उसका 10% वुड बी इंक्रीज्ड। फिर वो 1,10,000 होगी तो उसके अगला साल क्या होगा, 1,10,000 का 10% होगा फिर अगले साल। इस तरह से सैलरीज इंक्रीज होती हैं। समझ आ रही बात कि नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में ही मिसाल के तौर पे 1 लाख पे हर साल 10% करती है तो फिर एम्प्लॉय नुकसान में रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं, क्योंकि हर साल 10,000 रुपए ही बढ़ रहे होंगे। ठीक है, किराया भी इस तरह से नहीं बढ़ता। किराया भी कैसे बढ़ता है, 10% ऑफ व्हाट यू आर गिविंग रेंट।
अगर आप 1 लाख दे रहे थे तो अगले साल क्या होगा, 1,10,000 होगा। अब उससे अगले साल 1,10,000 का 10% होगा, हर साल 10,000 नहीं बढ़ाएगा। सही है ये बात कि नहीं, ये असूल है। खैर, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ रही है। लेट्स मेक अ फंक्शन ऑफ द रिकर्जन। पहले फैक्टोरियल निकालते हैं विदाउट फाइंडिंग फैक्टोरियल विदाउट रिकर्जन। फाइंडिंग फैक्टोरियल विदाउट रिकर्जन स्टार्ट कर दें, ठीक है। फंक्शन फैक्ट num as integer and it returns integer, ठीक है जी। declare answer as integer, declare answer as integer, answer भी और I भी as integer for I is equals to 1 से लेकर num तक चलता रहे, num तक चलता रहे। और आंसर को यहां पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं किसके साथ, 1 के साथ। आंसर इज इक्वल्स टू आंसर मल्टीप्लाई बाय आई, ये हो जाएगा नेक्स्ट आई, यानी आंसर में पहले वैल्यू 1 होगी तो होगा 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, फिर होगा 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, फिर होगा 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, फिर ये होगा 6 इंटू 4। समझ आ रही है। अगर मिसाल के तौर पे नम की वैल्यू क्या थी, 5 थी, ठीक है, ये होगा 24, फिर होगा 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 120, ठीक है। ये चल रहा है आपका आंसर। पहली वैल्यू चल रही है आंसर की और दूसरी वैल्यू चल रही है किसकी, आई की, ठीक है। ये इस तरह से चलता रहेगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू किसके अंदर, आंसर के अंदर। जैसे ही लूप खत्म होगा और यहां से क्या करा दिया जाएगा जी, रिटर्न हो जाएगा आंसर, ठीक है, रिटर्न आंसर कर देंगे। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये एंड फंक्शन, क्या हो जाएगा, ये एंड फंक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम रिकर्जन का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से हम जब रिकर्जन का इस्तेमाल करेंगे, ये जो 120 है ना, ये याद रखें, ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज फाइनल आंसर। सबको समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? इट इज द फाइनल आंसर दैट विल बी रिटर्न टू द फंक्शन कॉल, ठीक है। $120 will be returned to the function called, to the calling function कह लें, उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फाइंडिंग फैक्टोरियल विद रिकर्जन। फाइंडिंग फैक्टोरियल विद रिकर्जन। फंक्शन फैक्ट उसी तरह से आएगा, num as integer returns integer, ठीक है, returns integer। if num is equals to 0 then return 1
ठीक है, रिटर्न 1, एल्स रिटर्न फैक्ट num -1, एल्स रिटर्न num into fact num -1। समझ आई मेरी बात? रिटर्न फैक्ट num -1। समझ आ रही है बात? अब मैं बताता हूं इसको। मैंने अब इसको रिटर्न तो बाद में होगा ना, पहले जब इसके अंदर आएगा ना, ये क्या चीज लिखी हुई है। ऑल्दो मैं इसको एक और वेरिएबल में डाल सकता था, लेकिन वो मैंने न्यू वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं किया। मैं यहाँ पे इस तरह से भी कर सकता हूँ, और जरा देखिएगा अब इसके अंदर क्या हुआ, एक नया फंक्शन यहाँ से क्या हो गया, कॉल हो गया। अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 को कॉल चली जाएगी। जब 4 को जाएगी तो इमेजिन करें कि अब ये दोबारा से सामने एक न्यू पॉपअप आया है, अब वो 4 का पॉपअप आ गया है, फिर दोबारा एल्स में ही चलेगा वो, फिर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। अब 3 एक और तीसरा पॉपअप आ जाएगा, फिर करते करते आखिरी पॉपअप कौन सा वाला होगा, जब num माइनस num तक बात आ जाएगी, यानी 1 - 1 तक बात आएगी, num माइनस num नहीं, सॉरी 1 - 1 तक आएगी, तो वो 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 को कॉल किया जाएगा। जब num होगा 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर जो सबसे पहली वाली विंडो है उसके पास 1 होगा, वो वापस पीछे की तरफ आएगी, फिर इसके पास आएगा 1। समझ आ रही है कि नहीं? 1 into 1 हो जाएगा, फिर समझ आई? फिर रिटर्न क्या हो जाएगा 1, फिर पीछे आएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 1, 2 into 1, फिर रिटर्न 2 होगा, फिर 3 into 2 6 होगा, फिर 4 into 6 24 होगा, फिर 5 into 24 120 होगा। 5 हो गया था ना, तो ये 5 वाला सिनेरियो, फिर वो रिटर्न 120 हो जाएगा उसको, ठीक है। और यहाँ पे हम कराएंगे इसको एंड फंक्शन, यानी कि अगर मैं ये बना के दिखाऊं तो सबसे पहले किसको कॉल जाएगी, फैक्टोरियल 5 को। फैक्टोरियल 5 क्या था, इट वाज 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एक न्यू विंडो ओपन होगी, किसकी, फैक्टोरियल ऑफ 4 की, ये स्टार के साथ ये डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, फैक्टोरियल ऑफ 4 की। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या चीज है, यह है 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 होगा। फिर फैक्टोरियल ऑफ 3 जो सा है ना, यहां पे आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? फिर क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 आएगा। समझ आ रही है? वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 1 जब आएगा, ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 0 आ जाएगा। जब फैक्टोरियल ऑफ 0 आएगा, फैक्टोरियल 0 आएगा तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपके पास, बेस केस आ गया, ठीक है। समझ आ रही है? रिमा क्लियर हो रहा है? ये इस तरह से आएगा। सो सबसे पहले क्या होगा,
ये पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरी कॉल, चौथी कॉल, पांचवी कॉल। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? यानी कि अगर स्टैक बनाई जाए, सबसे पहले क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 5 हुआ, ठीक है। इसने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 किया, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1, 3 हुआ। फिर क्या हुआ, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 हुआ। फिर 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 हुआ। फिर 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 हुआ। और फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 हुआ। पहले क्या होता रहा, 1 2 3 4 5 6 इधर आया। ये कौन सी वाली काम हुई, ये वाइंडिंग हुई, ठीक है। वाइंडिंग मतलब क्या होती रही, पुश होता रहा। अब क्या होगा, ये यहां तक आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर इस तरफ आएगा। समझ आ रही बात है कि नहीं? ये जिस तरह ये जो ब्लैक कलर का दिखा रहा हूं, ये क्या हो रही है, वाइंडिंग हो रही है। समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से अनवाइंडिंग कैसी होगी, अनवाइंडिंग कैसी होगी, यहां से सबसे पहले ये आएगा 1, यहां पे लिखा होगा 1 इंटू 1, फिर इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लिखा हुआ था 2 इंटू, ये लिखा हुआ था 3 इंटू, ये लिखा हुआ था 4 इंटू, ये लिखा हुआ था 5 इंटू, और यहाँ पे फाइनल आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 1, इसका आंसर कितना आएगा, 1। फिर यह आएगा, इस आंसर को यहाँ पर यूज किया जाएगा, 1, ये आ जाएगा कितना, 2। फिर इस आंसर को यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसका आंसर आएगा 6। फिर इसको यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसका आंसर आएगा 24। फिर इसको यहाँ पे यूज किया जाएगा, आंसर आएगा 120। और ये जो आंसर होगा ये कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 120 आ जाएगा, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, ये किसका हो रहा है, अनवाइंडिंग का, ठीक है जी। तो ये जरा बेहतर एग्जांपल है कि न्यू विंडोज ओपन हो रही है, सबसे लेटेस्ट विंडो ये वाली है, ठीक है। 5वीं विंडो जो पॉपअप हुई भी है, ये कब क्लोज होगी, जब क्लोज होगी तो फिर रेड वाली, फिर ग्रीन वाली क्लोज होगी, फिर ब्लू वाली, फिर ये ब्लैक वाली, और फिर फाइनल वाली, ठीक है। ये इस तरह से काम चल रहा होता है इसका। तो रिकर्जन कॉल्स इटसेल्फ इन इट्स ओन बॉडी, ठीक है। रिकर्जन अपने आप को कॉल करती है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो इसको मिटा दें, ठीक है। कॉल नंबर, प्रोसीजर या फंक्शन कॉल, num equal to 0, result and return। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
कॉल नंबर वन, कॉल नंबर वन, नम 5 की ही मिसाल लें या 4 की ले लें? 5 की लें, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन चलें। पहली कॉल जाएगी किसको? फैक्टोरियल ऑफ 5 को। फिर कॉल जाएगी किसको? फैक्टोरियल ऑफ 4 को जाएगी। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा इसका? 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। ठीक है, ये बात क्या नहीं? नम 0 होगा, फॉल्स, अभी भी फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड कॉल पे क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 को रिजल्ट जाएगा इसका। ठीक है, फिर क्या होगा? तीसरी कॉल जाएगी किसको? फैक्टोरियल ऑफ 3 को। ये 3 मल्टीप्लाई, अभी भी नम किसके बराबर नहीं हुआ? 0 के बराबर नहीं हुआ। ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ 2 की तरफ जाएगा। चौथी कॉल जाएगी किसको? फैक्टोरियल ऑफ 2 को। नम अभी भी फॉल्स नहीं हुआ। ठीक है, नम अभी भी फॉल्स नहीं हुआ। समझ आ रही है कंडीशन? नम इक्वल टू 0 वाली फॉल्स ही चल रही है। ये 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 हो जाएगा। पांचवी कॉल जाएगी फैक्टोरियल ऑफ 1 को। ये अभी भी फॉल्स नहीं हुआ, ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 0 हो जाएगा। छठी कॉल जाएगी किसको? फैक्टोरियल ऑफ 0 को। नम क्या हो गया? 0 हो गया। नम क्या हो गया? 0। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे फिर? ट्रू। यहां पे क्या लिख देंगे? ट्रू। जैसे ही ये ट्रू होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नहीं, रिटर्न क्या करेगा? ये 1 कर देगा। रिटर्न 1 करेगा, यहां पे भी आंसर क्या आ जाएगा? इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्या नहीं? रिटर्न क्या कर देगा? 1 कर देगा। ये कौन सा वाला केस था? बेस केस। ये कौन सा केस हो गया? बेस केस हो गया। ठीक है, अब ये अनवाइंड करेगा। ये वाइंडिंग चल रही है, अब ये अनवाइंड करेगा। समझ आ रही है? 7th, 8th, 9th, 10th कॉल की तरफ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रही है? ये बेसिकली 7th किसके लिए था? 5 को वैल्यू रिटर्न करेगा ये। ठीक है, 5th को वैल्यू रिटर्न करेगा ये। फैक्टोरियल ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी? 1 निकली ना। तो अब ये रिजल्ट क्या होगा? 1 into 1 हो जाएगा। रिटर्न क्या करेगा? 1 करेगा। किसको? पांचवें वाले को रिटर्न करेगा। ठीक है, किस तरफ जाएगा अब ये? फैक्टोरियल ऑफ 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, नम फिर क्या होगा? फॉल्स ही चलेगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, अब ये रिवर्स गियर मारेंगे यहां से। फिर फैक्टोरियल ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ आ रही है? अब ये फैक्टोरियल ऑफ 1 का आंसर पूरे का 1 आ गया। तो ये होगा अब 2 into 1 होगा। अब मैं ये लिख रहा हूँ, अरीबा देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 का जवाब लिख रहा हूँ मैं, 2 into 1। ठीक है, किस केस में? फैक्टोरियल ऑफ 2 के केस में। उसको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 का जवाब। फैक्टोरियल ऑफ 1 का जवाब था 1, वो इसको मिल जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ 2 का जवाब क्या मिलेगा? अब 2 मिल जाएगा। नम ये फॉल्स ही चलेगा। ठीक है, फिर इससे जो पुराने वाला था वो था फैक्टोरियल ऑफ 3 था। फैक्टोरियल ऑफ 3 में ये वही रहेगा, तो इसको मिलेगा, ये 2 था पिछले वाले का जवाब, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या था? 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2, और फैक्टोरियल ऑफ 2 का जवाब था 2, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। व्हेन इन फैक्ट ये जवाब ये लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं? इसका जवाब आएगा कितना? 6। अब फैक्टोरियल ऑफ 3 का जवाब आ गया 6। पिछली कॉल अब जाएगी किसको? रिटर्न करेगा फैक्टोरियल ऑफ 4 को। 4 का था 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। फैक्टोरियल ऑफ 3 का जवाब था 6, तो ये हो जाएगा 6। ये आएगा फैक्टोरियल ऑफ 3, तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 24। नम स्टिल फॉल्स के इक्वल ही होगा। फिर 11th जाएगी,
ये पांचवी के लिए था, ये चौथी के लिए था, ये तीसरी के लिए था, ये दूसरी के लिए होगा, और 11th फर्स्ट के लिए होगा। ठीक है, यहां पे आएगा फिर फैक्टोरियल ऑफ 5 नम फॉल्स ही कैरी कर रहा होगा। ठीक है, और ये फिर फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या था, इट वाज 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 24, आंसर आएगा 120। ये जो 24 था ये यहाँ पे लिख दिया गया। समझ आ रही बात की नहीं? तो ये बैक ट्रेसिंग या बैक ट्रेसिंग रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, ये इस तरह से इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये लिख लें अपने पास। ये है इसका फाइनल आंसर। यहां तक वाला प्रोसेस चल रहा था वाइंडिंग का। बेस केस के बाद ये वाला जो केस चल रहा है ये है अनवाइंडिंग का। ठीक है, वाइंडिंग का, और यहां से चल रहा है अब अनवाइंडिंग का। ठीक है, ये बात की नहीं? तो यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू लाइक ट्रेस अ रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, जिस तरह से भी मैंने किया। क्लियर है ये चीज कि नहीं? ओके, एक बात लिखें जरा, कुछ डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स लिख लें। Each time a subroutine is called, a stack frame is pushed. Each time a subroutine is called, each time a subroutine is called, each time a subroutine is called, a stack frame is pushed. A stack frame is pushed. A stack frame is pushed onto the stack. Next point लिखें, stack frame consists of the address and the values of the local variables. Stack frame consists of the address and values of the local variables. When, next point लिखें, when a subroutine completes the corresponding stack frame, when a subroutine completes या processes the stack frame, when the subroutine completes या processes the stack frame, when the subroutine completes या processes the stack frame, then it is popped off, OFF off, then it is popped OFF off the stack. नेक्स्ट हेडिंग लिखें, बेनिफिट्स ऑफ रिकर्जन। ये बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपलर तरीके से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखें, recursive solutions can contain fewer programming statements than an iterative solution. Recursive solutions contain fewer programming statements than iterative solution. ब्रैकेट में लिख, the solutions can
solve complex problems in a simpler way than an iterative solution. ब्रैकेट क्लोज करें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। iterative solutions, ब्रैकेट को क्लोज करें, नेक्स्ट लिखें। looks more elegant and produces less program code. It looks more elegant as it produces less program code compared to iterative solutions. It looks more elegant. It looks more elegant as it produces less program code compared to iterative solutions. डिसएडवांटेज लिखें इसका, डिसएडवांटेज लिखें इसका। हाँ, लिखें। If recursive calls to the procedure and functions are repetitive, if recursive calls to the procedures and functions are very repetitive, then there is a very heavy use of stack. Then there is a very heavy use of the stack. Then very heavy use of the stack, which can lead to the stack overflow. Which can lead to the stack overflow. Which can lead to the stack overflow. That is, it carry large amount of memory usage. That is, it carries large amount of memory usage and processor time. Large amount of memory usage and processor time. जनरल पॉइंट लिखें। जनरल पॉइंट लिखें। अब देखें, जब कभी भी कंपाइलर के जरिए आप जब रिकर्सिव फंक्शंस को एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं ना, तो रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है कि स्टैक का इस्तेमाल होता है। तो जब वो कंपाइलर उस स्टैक को यूज करता है ना, तो वो हर दफा एक स्टैक जब वो डेवलप कर रहा होता है तो उसको वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। वो हर एक स्टैक की एक अलग ऑब्जेक्ट कोड बनाता है तब तक जब तक उसका बेस केस ना अचीव हो जाए। तो वो सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, वो आपके हर रिकर्सिव कॉल का ऑब्जेक्ट कोड पहले बनाता है और वो स्टैक में उसको सेव करता रहता है यूजिंग लोकल वेरिएबल्स, यूजिंग लोकल वेरिएबल्स अंटिल द बेस केस इज अचीव्ड। तो वो वहां से फिर उस हर ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करके वापस पिछले वाली स्टैक को रिटर्न करता है, फिर उसको दूसरे वाले पिछले वाले ऑब्जेक्ट कोड को रिटर्न करता है और करते 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 वो बैक की तरफ जाता है। तो कंपाइलर्स जब भी रिकर्सिव फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उसको ऑब्जेक्ट कोड में हमेशा कन्वर्ट करते हैं। पहले तो लिख लें, compilers changes the recursive functions, recursive code into iterative compilers changes the recursive code into iterative while converting into object code
and it uses the concept of stack. So that it pushes return addresses, and values of the local variables onto the stack with each recursive call winding. And then the object code pops the return addresses, and then the object code pops the return addresses and values of local variables of the stack OFF, pops the return addresses and values of local variables of the stack during unwinding. That was the topic of recursion. As a whole पूरा recursion का चैप्टर हमारा क्या हो चुका, मुकम्मल हो चुका. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फर्दर प्रोग्रामिंग द लास्ट सेक्शन. ठीक है, ब्रिंग योर लैपटॉप्स.